नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो में। मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं इस वीडियो में। आप सभी भाइयों का, बहनों का, मित्रों का, जो भी मुझे पूरे दुनिया भर से देख रहे हैं, स्पेशली भारत देश के लिए तो काफ़ी बड़ी ये जानकारी रहेगी। ये जॉब के बारे में इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर भारत देश के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, यानी अलग अलग मिनिस्ट्रियों में से एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है एक एजेंसी। हालांकि ये और भी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, लेकिन इनका एक एजेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि आज के समय पे एक खुफिया एजेंसी है भारत सरकार के अंदर काम करने वाली। और इस एजेंसी में 995 995 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, जो कि ACIO यानी ACO पोस्ट पर निकाले गए हैं, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ये ग्रेड सेकंड में आते हैं। और इनकी पोस्ट के रिगार्डिंग आपको मैंने सारा कुछ बता दिया था, क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज लिमिट और इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस इस जॉब के बारे में। ये वीडियो उसके लिए है, स्पेशली जॉब के लिए है, जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं आज के टाइम पे कि उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहेगी, यानी कि आप भारत सरकार के अंडर काम कर रहे होंगे इस पोस्ट पर, इस एजेंसी में। तो आप समझ लीजिए, इसके बारे में आपको सारी जानकारी मैंने आपको दे रखी है। अभी जो लोगों को नहीं पता है इस पोस्ट के बारे में, क्वालिफिकेशन या क्या होता है इस जॉब में, वो लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर हम इस वीडियो में ये करने वाले हैं कि हम इस वीडियो में इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए फॉर्म भरने वाले हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। जिन लोगों को फॉर्म अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए तो काफ़ी अच्छी रहेगी वीडियो, और जिनको भी आता है तो आप समझ लो कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो मतलब कि ये ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो जनरली ये वीडियो सबके लिए है, पूरे देश के लिए है, पूरे भारत के लोगों के लिए। सपोज अगर आप दूसरे देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, मान लीजिए भारत के अलावा आप कहीं और दुनिया में कहीं और से वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दें जो कि भारत देश से देख रहे हो या भारत देश में रहते हो, क्योंकि उनके लिए ही ये जॉब रहेगी, क्योंकि आप भारत के नागरिक होंगे तभी आपको ये जॉब मिलेगी। चलिए भाई, ये तो आप समझ गए होंगे। मैं आपको बता दूं, इसमें आपका बहुत सारा कुछ है, ना कि सिर्फ सैलरी है, बहुत सारे फायदे भी है इस पोस्ट में, तो आप लोग जरूर अप्लाई करो। वैकेंसियों की संख्या 9,995 995 है। ऑल इंडिया पोस्टिंग है, आपको कहीं भी ट्रांसफर के साथ साथ कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ग्रेजुएशन होना जरूरी है, कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना और 18+। जो लोग भी हो अप्लाई कर देना। मैं आपको बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे दिया, वहाँ से देख लेना। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट होगा। और एक बार आपको नोटिफिकेशन की थोड़ी झलक दिखा देते हैं इस वीडियो में भी। आप देख लो, ये नोटिफिकेशन है, इसकी झलक आपको दिखाई जा रही है। आप देखो, शुरुआती पेज पर ही इन्होंने बता दिया है सैलरी और बाकी सारी चीज़ें। तो यही देखकर कैंडिडेट जो है अट्रैक्ट हो जाता है और वो अप्लाई कर देता है। और अप्लाई करना भी चाहिए। अगर आप देखते हैं इस पोस्ट पे कि सिर्फ ग्रेजुएट मांगा गया है और आपको ये जॉब दे दी जा रही है। बस फ़र्क इतना है कि आप अगर किसी ऑफिस में जॉब लेते तो हाँ, वहाँ पर होता है कि आपको सालों साल बाद ट्रांसफ़र करा जाए, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम कभी भी अगर आपको भेजते हैं तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। सिर्फ भारत देश में कहीं भी जाना पड़ सकता है इस जॉब के काम से। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये अप्लाई करने के लिए आप यहाँ आ जाना। ये आपको लिंक दिया गया है, इसमें आप देखें तो टू रजिस्टर, इस पर टू रजिस्टर पर क्लिक करके आप यहाँ आ जाते हैं। मैं इसको एक बार फिर से रीलोड कर लेता हूँ, हो सकता है कि थोड़ा इसमें फिर लॉग मैं अभी डिटेल डालूँ तो फिर कुछ लोडिंग में प्रॉब्लम आ जाए, तो मैंने इसको पहले ही रीलोड कर लिया। चलिए आगे चल लेते हैं। पोस्ट नेम में मैं यहाँ बता देता हूँ, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर आपके पोस्ट का नाम होगा। मतलब आप जो होंगे ना, आप असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर कहलाएंगे। इस जॉब को लेने के बाद आप अपना नाम दे देना यहाँ पर। चलिए यहाँ नाम दे दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर भी दे दिया यहाँ पे। कंफर्म कर देंगे आप सभी लोग मोबाइल नंबर को। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर कोई चाहे तो दे सकते हैं आप सभी लोग। आपको यहाँ पे बोला है अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर अपना है कोई, अल्टरनेट मतलब अगर आपके पास और कोई मोबाइल नंबर है तो आप वो भी दे सकते हैं। वो इसलिए मांगा जाता है जिससे कि सपोज आपका एक नंबर कभी बंद होता है तो आप दूसरे पे आपको नोटिफिकेशन इस जॉब से जुड़ी हुई मिल जाए। सिर्फ इसीलिए मांगा जाता है कि इस जॉब के संदर्भ में अगर कोई जानकारी आपसे शेयर करनी हो तो वो रिक्रूटमेंट में जहाँ पे भी आप अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो आपसे अपनी सारी डिटेल आपके इस रिक्रूटमेंट में आपसे साझा कर ले। सिंपल इतना ही फ़र्क होता है। ईमेल एड्रेस आप देख रहे हैं मैंने यहाँ डाल दिया है और उसको कंफर्म कर दिया है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। इसको हम ऐसे आई एग्री कर देते हैं ये, और इसके बाद हम इसको डाल देते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, इसको डाल के हम री वेरीफाई कर देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा आता है। देखिए, मैंने बता दिया कि मैं इसी पोस्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ जो मैंने ऊपर डाली, और नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सबको कंफर्म कर देते हैं और ऐसे सबमिट कर देते हैं। यही सिंपल प्रोसेस है, आप देख लो। आई एग्री कर देते हैं यहाँ पे, ओके कर देंगे।
चलिए रजिस्टर हो चुका हूँ मैं सक्सेसफुली। अभी देखिए मेरे को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। इसको आपको क्या करना है, इसका एक फ़ोटो ले लेते हैं हम लोग, जिससे कि हमारे पास ये चीज़ सेव हो जाए। आप फ़ोटो, अगर आपके पास कोई दूसरा डिवाइस एट करंट टाइम पे नहीं हो, तो आप ऐसे समय पे क्या कर लो, ऐसे समय पे आप जो है उसी डिवाइस का के अंदर ही उस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आप लोगों को ये जानकारी काम आएगी, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालकर कैंडिडेट लॉग इन करता है। इन्होंने बोला भी है फ्यूचर रेफरेंस इसके लिए ज़रूरी होते हैं। मुझे यहाँ से मिला है एप्लीकेशन नंबर, मिला है मोबाइल नंबर, सारी कुछ जानकारियाँ मिल गई हैं। अब गो टू एप्लीकेशन पर चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या डालना होगा। एलिजिबिलिटी की डिटेल्स डालनी है सारी, फिर कम्युनिकेशन डिटेल्स, फिर क्वालिफिकेशन वाली, और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, और एंड में पेमेंट होगा। तो काफ़ी अच्छी बात है। हम पेमेंट तक जाएंगे, हम आपको सारा कुछ दिखा देते हैं। जेंडर आप डाल दो यहाँ से, मेल फीमेल, महिला और पुरुष ही फॉर्म भर सकते हैं। ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर वाले फॉर्म इसमें नहीं भर सकते। डेट ऑफ बर्थ आपको बता देते हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ पर रहेगी वो डाल देंगे। एज आपको पता ही होगा 18 से 27 था। किसी का अगर 27 प्लस हो चुका है तो वो अपने रिजर्वेशन को देख के वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एज आ चुकी है। नेशनैलिटी में यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी रहेगा, यानी भारत के नागरिक, सिर्फ भारत के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भारत में रह रहे हैं और भारत की राष्ट्रीयता या नागरिकता रख रहे हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी आप एक बार में सही डालना, क्योंकि ये बिल्कुल ये चेंज नहीं होती है। फादर नेम डाल देते हैं यहाँ पर। मदर नेम पूछा है, वो भी डाल देते हैं यहाँ पर। मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, तो मैरिटल स्टेटस में आपको देख लो यहाँ पर जो भी मिल रहा है आप बता देना। आप साथ मैरिड हो, अनमैरिड हो, या डाइवोर्स्ड हो। आप अगर यहाँ पर जुडिशियली सेपरेट हो, यानी कि न्यायिक तौर पर अगर आप अलग अलग रह रहे हो शादी होने के बाद भी आप लोग, तो आप फोर्थ वाला ऑप्शन लेना। तो ये सारा आपका रहेगा। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज्म, ये सारे आपके जो है रिलीजियस रिलीजन आ चुके हैं। आप इनमें से जो भी रिलीजन में आ रहे हो आप बता दो। सपोज अगर आपको इनमें से किसी में नहीं तो आप अदर कर देना, ठीक है। मैंने हिंदू कर दिया है। मोबाइल नंबर आ चुका है, ईमेल आईडी। अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो मैं इसको कर देता हूँ नील। नहीं, अगर किसी आपका आपका कुछ ऐसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क हो पूरे बॉडी पर, उसके रिगार्डिंग पूछा जाता है ये। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क उसी को कहते हैं। आप ये मैंने नील कर दिया है, आप लोग देख लेना आपका जो भी हो। प्रेफरेंस दे देते हैं। हमें जो है एग्ज़ाम देना है दिल्ली के अंदर। हमें दिल्ली के अंदर एग्ज़ाम देना है, न्यू दिल्ली एनसीआर। एनसीआर मतलब कि दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली नाम की जगह है, और वहाँ पर एनसीआर के जितने एरिया हैं वहाँ की ये बात हो गई है। सेकंड हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। सेकंड में यहाँ पे यूपी लूंगा भाई, क्योंकि दिल्ली के पास यूपी है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी पूरे देश भारत देश का है। उसके पास जो जगह है वो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश हरियाणा नाम की जगह हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश में, आप देख लीजिए, कानपुर को ले लेते हैं, और फिर हम सेकंड में बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो हरियाणा में, हरियाणा के ऑप्शन अगर हम देखें, हरियाणा में अंबाला में मेरे को सेंटर लिया है मैंने। फोर्थ में मैंने यहाँ पर रख दिया है सेम। अब मैं सेम उत्तर प्रदेश को ही लूँगा यहाँ से दोबारा में, उत्तर प्रदेश को। और यूपी ये एक राज्य है भारत देश का, और इसके अंदर मेरे को अब जहाँ पर जो एग्ज़ाम देने जाना है वो मैं ले लेता हूँ मथुरा का। और फिर सेम उत्तर प्रदेश राज्य पे आते हैं दोबारा से, और फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए आगरा को ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने तीन राज्यों को यहाँ पर डाला है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी वाले में दिल्ली एनसीआर वाली जगह है, फिर उसके बाद आपकी यूपी में कानपुर, और हरियाणा के अंबाला में, और यूपी के मथुरा और आगरा में। ये पांच जगहों पे मेरे को सेंटर मैंने चुने हैं कि मैं एग्ज़ाम यहाँ दूंगा। किसी एक जगह पर ही दूंगा। मेरे को आई भी अलाउट कर देगा कि आपको कहाँ एग्ज़ाम देने जाना है। सबसे पहले वो मुझे दिल्ली का देंगे, फिर यूपी में, फिर हरियाणा में, इस तरीके से वो देंगे जैसा मैं चाहता हूँ। एक्स सर्विसमैन मैं नहीं हूँ तो मैं यहाँ नो कर देता हूँ।
आर यू आर डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम ऑफ कम्युनल रायोट्स। 2002 के अंदर गुजरात में कुछ ऐसा हुआ था, कम्युनल रायोट्स यानी वहाँ कुछ लड़ाई या कुछ हुई थी, विवाद हुआ था, उसके रिगार्डिंग ये कह रहे हैं। अगर आप उनमें थे तो आप बता देना, नहीं है तो आप नो कर देना। एंटी सिख रायोट भी हुआ था यहाँ पर 1894 में करा हुआ था। अब ये कहाँ हुआ था मुझे नहीं पता, उसमें अगर थे आप तो यस करना। आर यू आई स्पोर्ट पर्सन हैं आप तो मैं बता दूंगा नहीं हूँ। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय में अगर जैसे यस करता हूँ, क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो मैंने यहाँ पर नो करा है। यस भी कर सकते हैं क्या, देखता हूँ एक बार। हाँ, तो आपको एम्प्लॉय आईडी, अपना नाम और बाकी जानकारियाँ देनी पड़ेंगी अगर आप अभी मान लीजिए करेंटली कहीं सरकारी विभागों में कहीं काम कर रहे हैं तब। ओके कर दो। यहाँ पर डिटेल डाल देते हैं भाई। A14 मयूर विहार, न्यू दिल्ली। अब एड्रेस आप दे सकते हैं, अगर आपका एड्रेस ज़्यादा बड़ा है तो आप सेकंड लाइन भी डाल सकते हैं एड्रेस की। कंट्री यहाँ पर इंडिया आ जाएगा, स्टेट दिल्ली एनसीआर, सिटी न्यू दिल्ली, पिन कोड 110054 554, ये आ चुका है। उसके बाद अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपने दिया है वो और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो मैंने यस कर दिया। अगर आप नो करेंगे ना यहाँ पे तो आपको दो अलग अलग एड्रेस आप यहाँ से दे सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे कर दो और ओके कर दो। क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा कि टेंथ आपने जो पास करा आपका, जैसे देखिए 10th में पूछा जा रहा है, बोर्ड बताओ कौन सा बोर्ड था, तो मैंने बता दिया सीबीएसई बोर्ड था। पासिंग ईयर क्या था, पासिंग ईयर 17 था। इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जा रहा है, यानी इंस्टीट्यूट यानी स्कूल के नाम को पूछा जा रहा है यहाँ पे, आप वो बता दो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने स्कूल का नाम बता दिया है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताने हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपने अपने 10th में पढ़े। तो आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर अभी 4 सब्जेक्ट डाल दिए हैं, और डाल देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने बता दिया है। ये सब्जेक्ट मेरे पास थे 10th के समय पे। क्वालिफाइड पे पूछा जा रहा है, मैं पास हो चुका हूँ 10th में। प्लीज़ सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। परसेंटेज में रिजल्ट आया था वहाँ पर, जो मेरा परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ से मतलब कितनी परसेंटेज आई, तो मैंने यहाँ बता दिया है 85 आई थी, वो बता दिए मैंने। ऐसे ही 12th का, अगर यहाँ पर आप 12th का नहीं चाहते आप छोड़ दो, 12th का डिटेल नहीं मांगा जाएगा, लेकिन ग्रेजुएशन का ज़रूर मांगा जाएगा। तो मैंने बता दिया है BCA नाम का कोर्स बताया मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ से पूछा जा रहा है कहाँ से करा है, तो मैंने बता दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अभी कॉलेज का नाम पूछ रहे हैं ये। यहाँ पे बता दिया SRCC, ये कॉलेज का नाम हो गया है। इसी को मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग बताना है कि कब वहाँ पे आपने ज्वाइन करा, तो 2019, 2019 के जून के अंदर आप, मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया और मतलब कॉलेज में एडमिशन लिया ग्रेजुएशन में। और कौन से महीने में पास करा वो आपको बताना है, तो मैंने यहाँ बता दिया 2022 के जुलाई में यहाँ पर पास हुआ। क्वालिफाइड में पूछा जाए तो पास बता दिया। परसेंटेज में रिजल्ट आया और 89 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपने बताया। कंप्यूटर नॉलेज अगर आपको है तो आप यस कर दो। अगर कोई नो करता है तो क्या होता है आपको दिखा दूँ। नो में यहाँ कुछ हुआ नहीं है,
लेकिन ये मांग रहे हैं तो आपको होनी चाहिए कंप्यूटर नॉलेज। बेसिकली क्या है भाई, कंप्यूटर आपको नॉर्मल कुछ एप्लीकेशन जो होती है वो चलानी आती हो। एडिशनल में अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर पास है, तो वो अपना बता दे कि मैं अगर एमबीए हूँ, पीएचडी हूँ, या फिर जो भी कोर्स आपने करे हुए हों वो आप बता सकते हैं। एमटेक बता सकते हैं। कोई भी अगर ग्रेजुएशन से ऊपर भी पास्ड है तो वो यहाँ बता सकता है। आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा क्या कोई लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं? आप अगर यस करते हैं तो आपसे वो लोकल लैंग्वेज पूछ ली जाएगी। नहीं आती तो नो कर दो, सिंपल। जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा भी कुछ आए, कोई और भाषा आए। इसको आप खाली छोड़ दो। जहां पर ये आपको स्टार दिख रहे हैं वो डिटेल जरूर डालना, बाकी आप खाली छोड़ सकते हो। भर भी सकते हो, खाली भी छोड़ सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। ओके कर दो यहाँ पर। अब मेरे से फोटो और साइन अपलोड करने को कहा जा रहा है, तो एक बार फोटो अपलोड कर देते हैं। फोटो के लिए मेरे को डाउनलोड सेक्शन में आना है क्योंकि मैंने वहीं डाले हुए हैं फोटो। तो एक बार हम यहाँ से आते हैं और इसको देखते हैं ये जाता है क्या। जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट रखें और इसका साइज जो है 50 से 100 KB के बीच रखें। देखिए फोटो यहाँ आ नहीं रहा है, इसमें एक बार मैं थोड़ा इसमें, अब मेरे को यहाँ से कोई फाइल ढूंढना पड़ेगा जो कि इस साइज को मैच करे। देखिए ये एक फ़ोटो अपलोड कर दिया है मैंने कैंडिडेट का। और इसके बाद क्लोज कर देते हैं। आप एक बार व्यू कर लेना फ़ोटो को ज़रूर, जैसे कि मेरे को देखना है कि मैंने सही फ़ोटो अपलोड किया है नहीं करा। आप देख सकते हैं फ़ोटो एक स्टूडेंट का आ चुका है यहाँ पे। इसके बाद क्लिक हेयर टू अपलोड सिग्नेचर में। तो इसमें हम आएंगे सिग्नेचर में। सिग्नेचर भी सक्सेसफुली अपलोड हुआ है यहाँ पे। इसको ऐसे कैंसिल करके आप आगे आ जाओ। उसके बाद आप देख लो यहाँ पर आपको 550 रुपीज़ पे करने हैं क्योंकि आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हो। आप वहाँ पे देख रहे होंगे कि किनको फीस भरनी है किसको नहीं भरनी। आपको समझाया गया था वहाँ पर पेमेंट ऑप्शन। अब आपको सारी चीज़ें डिक्लेयर कर देनी है, ऐसे टिक कर देना इन सब पे। टिक करना ध्यान से पढ़कर, ये यही बोल रहे हैं कि आपने सारी डिटेल्स चेक करने के बाद ही इस फॉर्म को भरा है। अब इसमें आप प्रीव्यू कर सकते हैं, आप चाहे तो। आप सभी लोग एक चाहे अभी किसी को लग रहा हो कि हमें प्रीव्यू करना है, आप इस तरीके से सारे प्रीव्यू कर लो। उसके बाद एक बार बैक आ जाओ एक स्टेप। अभी देखिए एरर आएगा, अब मेरे को फिर से जाकर लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से लॉगिन पे जाता हूँ और मैं यहाँ से, मेरे को सारा कुछ आ चुका है। अब मैं इसमें लॉगिन कर दूंगा। यही होता है, इसीलिए मैं प्रीव्यू चेक नहीं कर रहा था, लेकिन प्रीव्यू चेक करना भी ज़रूरी है, कहीं कोई डिटेल गलत ना चली गई हो। देखते हैं लॉगिन कर पा रहे हैं क्या। लॉगिन कर लेते हैं, हमारी लॉगिन डिटेल हमारे पास आ गई थी। अब देखिए अब आपको करना क्या होगा। अब इसमें ऐसा करना है आपको, आपको ये सारी डिटेल अपने ईमेल पर चेक कर लेना होगा क्योंकि अभी यहाँ लॉगिन आप वहीं से कर सकते हैं। एक बार ईमेल जाता हूँ, ईमेल से सारी डिटेल्स चेक कर लेता हूँ। हाँ देखिए, तो मेरे को यहाँ पर इन्होंने यूज़र आईडी जो दिया और पासवर्ड जो दिया मैं वही डाल के लॉगिन कर पाऊंगा, तो मैं एक बार वो डाल देता हूँ। अब इसके बाद जैसे 86,
देखिए अब मैं यहाँ से लॉगिन हो चुका हूँ और इसमें इसको सेव कर देते हैं और इसको ऐसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये सारी डिटेल हमने डाली थी, आपको याद हो तो हमने सारा कुछ डाला था। अब हम एप्लीकेशन पे कर देंगे गो टू एप्लीकेशन। अब आप सोचेंगे ये एरर क्यों आ रहे थे, एरर इसलिए आ रहे थे क्योंकि हम वो डिटेल डाल रहे थे जो कि इस फॉर्म की थी ही नहीं, इसी वजह से एरर आ रहा था। तो इसीलिए मैंने उसको फिर जीमेल पर चेक करके ही डाला यहाँ पर। सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पर। सारी डिटेल्स को आपको दोबारा ऐसे कर करके सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। हमने इन सारी डिटेल को सेव करा था, इसी वजह से डिटेल अभी तक गई नहीं। अगर हम इनको सेव एंड नेक्स्ट नहीं करते तो डिटेल चले जाते। अब मेरे को प्रीव्यू नहीं करना, मैं प्रीव्यू पहले कर चुका हूँ। तो सभी लोग इसी तरीके से करेंगे। WR4 और ये जो आपका नंबर लिखा हुआ है इसको डाल देंगे हम यहाँ से और सबमिट की तरफ बढ़ते हैं आगे। प्लीज़ चूज़ योर पेमेंट मोड, तो पेमेंट मोड हमने बता दिया, इसको ऐसे टिक कर दो बस। उसके बाद ऐसे सबमिट करो। अब देखिए इन्होंने बोल दिया, अब आई एग्री कर दो यहाँ से। अब पेमेंट के लिए आप यूपीआई से कर दो, एसबीआई के किसी ब्रांच में ऑफलाइन में भी कर सकते हो पेमेंट। ये जो ब्रांच वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें आपको ऑफलाइन मोड में रहेगा। आप अभी यहाँ से चालान जनरेट कर लेना और ऑफलाइन जाके उसको ब्रांच में जमा कर दो एसबीआई के में। ठीक है, ये रहेगा कैश वाला, जो कैश से पेमेंट कर रहे हैं। जो लोग बाकी चीज़ों से कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, तो वो अपने ऑप्शन से चले जाएंगे। सपोज मैं यूपीआई को चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ मैं क्यूआर कोड को स्कैन करके करूँगा, तो क्यूआर कोड स्कैन करके मैं यहाँ से पेमेंट कर दूंगा और उसके बाद उस फॉर्म का प्रिंट ले लूँगा। इतनी चीज़ें करनी है बस, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आप लोग सभी लोग इस तरीके से फॉर्म अप्लाई कर लेना। किसी को कुछ ऐसा लग रहा हो, कुछ ना समझ आया हो, कमेंट में पूछ लेना। इस वीडियो को पूरे देश में फैला दो, भारत देश में जहाँ तक भी हो सके, क्योंकि ये वीडियो पूरे ऑल इंडिया बेस पर थी। क्योंकि ये वीडियो पूरे देश वाले लोगों के लिए थी, पूरे भारत देश के लोगों के लिए जो लोग इस जॉब को लेना चाह रहे हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिसर की जॉब, जो कि एक आईबी एजेंसी में निकाली गई है। हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, जहां तक भी आपसे हो सके वहां तक इस जानकारी को फैलाओ। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।